हेलो एवरीबॉडी, ये है क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स मतलब मृतोपजीवी, ऐसे जीव जो मरे हुए या सड़े गली चीज़ों पर निर्भर होकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने वेजिटेबल मार्केट, हम सब्जी बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे आपने मशरूम के पैकेट को बेचते हुए देखा होगा। यू मे ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और आपने रेनी सीजन के दौरान, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मीन्स रेनी सीजन, वर्षा के मौसम के दौरान, मॉइस्ट सॉइल नम मिट्टी या सड़ते हुई लकड़ी जो होती है, पुरानी लकड़ियाँ पड़ी होती है हमारे बगीचे वगैरह में, तो उन पर आपने अम्ब्रेला लाइक छतरियाँ या पैचेस, धब्बे बनते हुए देखे होंगे, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। हम नीचे देख सकते हैं डायग्राम, है ना। तो ये मशरूम है। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get from। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मशरूम है ये हमारी प्लांट्स जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती है ना। इनको हम अगर हाथ से पकड़ते हैं तो ये हमें फ्लफी लगती है, गद्दीदार लगती है ना। और इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता, इसलिए हरी भी नहीं होती और इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम यही फाइंड करना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और वह उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं। यहाँ बुझो कुछ कह रहा है, बुझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। वो जानना चाहता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है हमारे मशरूम, ये अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू। वे एनिमल्स की तरह उनमें माउथ भी नहीं है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स, वो हरे पौधे भी नहीं है और उनकी तरह उनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं है ना। आपको पता है क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल के अभाव में हम भोजन नहीं बना पाते या पौधे भोजन नहीं बना पाते। Then activity 1.2 take a piece of bread and moisten it with water। आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, ब्रेड डबल रोटी जिसे हम कहते हैं, और उसको वाटर से आपको गीला करना है। मोस्टन करना मतलब नम या गीला करना। Leave it in a moist warm place for 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them। आपको इसको थोड़े नम और गर्म जगह पर रखना है 2-3 दिन के लिए, जब तक कि उसके ऊपर फ्लफी यानी मोटे गद्दीदार धब्बे, पैचेस नहीं बन जाते या दिखाई नहीं देने लगते। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस। इन पैचेस का, धब्बों का रंग क्या है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको इन पैचेस को एक माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी होता है, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हम आवर्धी लेंस भी कहते हैं, उसके नीचे आपको इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे कर आपको इसको ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, ऐसे उसमें एक लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस और हैंडल होता है ना। आपने वो कागज़ के टुकड़े रखे इसके नीचे और उनको सूर्य की रोशनी में मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से जलाने की कोशिश की होगी, कभी किया होगा ऐसा, तो उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धी लेंस कहते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अपने ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रेड है जिसे हमने गीला करके 2-3 दिन के लिए छोड़ा था, रखा था, उस पर कॉटन लाइक, जैसे रुई में रेशे होते हैं ना, उस तरह से कुछ उसमें रेशे हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए एक मैग्नीफाइंग पिक्चर दिखाई गई है ब्रेड के ऊपर। यहाँ पर ये ग्रीन या ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं, ब्लैक कलर के भी होते हैं कई बार। तो ये ऐसे देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास में हमें दिखाई देते हैं। आप भी इनको देख सकते हैं आराम से। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। और इस तरह के जो जीव होते हैं इन्हें हम फंजाई या फंगी कहते हैं।
दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनमें एक अलग ही प्रकार का न्यूट्रिशन का प्रकार पाया जाता है। इनके जो पोषण का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, वे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेड से, डबल रोटी से एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार का जो पोषण का तरीका होता है जिसमें जो जीव होते हैं वे डेड, मृत और अपघटित होते हुए, डिकेइंग मतलब अपघटित होना, तो डेड, मृत और सड़े हुए या पुराने डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये आपके डेफिनेशन हमें मिल जाती है। देखिए डेफिनेशन कहाँ से लिखनी है, यहाँ से है ना। यहाँ पर आपको दिस की जगह द लिखना है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन nutrients from dead and decaying matter is called सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाती है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की, मृतोपजीवी पोषण की। सच ऑर्गेनिज्म विच विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ, और ऐसे जीव जिनमें यह मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रॉफ, मृतोपजीवी कहलाते हैं। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। ये हमारी जो फंगस है, फंगी है, इसको हिंदी में हम कवक कहते हैं। ये पिकल्स, अचार, पुराने अचार के डब्बे आपने देखे होंगे, काफ़ी दिन तक रखे होते हैं, तो उनमें की जो नेक होती है, गर्दन होती है, या जहाँ पर ऑयल ख़त्म हो जाता है वहाँ पर वो फंगस उगना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसे हम फफूंद भी कहते हैं। लेदर, उसके अलावा चमड़ा होता है, बारिश में पुराने चमड़े की बेल्ट या जूते वगैरह, बैग्स होते हैं, उनके ऊपर भी वह हमें फफूंद या फंगस दिखाई देती है। क्लॉथ्स, पुराने कपड़ों में, और दूसरे आर्टिकल जो कि गर्म और ह्यूमिड है ना, नम और गर्म जगह में वो रखे रहते हैं बहुत समय तक, उनके ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, रेनी सीजन के दौरान ये फंगस कई चीज़ों को बर्बाद कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनास ऑफ फंजाई इन योर हाउस, तो अपने पेरेंट्स से जो फंगस है उसके द्वारा जो भी वहाँ पर क्रियाकलाप किए जाते हैं या पर चीज़ों को बर्बाद किया जाता है उसके बारे में अपने पेरेंट्स से आपको पूछना है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे, पहली क्या कह रही है इसको पढ़ लेते हैं। पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वेर स्पॉइल्ड बाई फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पहली यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है, कीन टू नो मतलब बहुत जानने के लिए वह उत्सुक है कि उसके जो ब्यूटीफुल शूज़ हैं जिन्हें वह स्पेशल ओकेज़न का मतलब होता है अवसर, जिन्हें वह बहुत विशेष अवसर पर या समारोह के दौरान पहनती है, उनको रेनी सीजन में फंगस के द्वारा स्पॉइल कर दिया गया। स्पॉइल करना मतलब बर्बाद करना, फंगस के द्वारा, फफूंद के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। शी wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season, तो वह जानना चाहती है कि फंगस जो होती है वह अचानक से रेनी सीजन के दौरान, वर्षा के दिनों के दौरान कैसे अपीयर हो जाती है, कैसे प्रकट हो जाती है। तो बुजो कहता है, व्हाट बुजो इज सेइंग, बुजो सेज once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by fungus, he wants to know if fungi cause disease also। बुजो ने कहा कि एक बार उसके ग्रैंडफादर से, इसके जो दादाजी हैं उनसे उसने सुना था कि व्हीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय फंगस, कि गेहूं के खेत फंगस के द्वारा बर्बाद कर दिए गए थे। ही वांट्स टू नो इफ फंगी कॉज डिजीज आल्सो, तो वह यह भी जानना चाहता है कि क्या फंगस, फफूंद जो होती है वह डिजीज भी क्रिएट करती है, क्या उनसे बीमारियां भी होती हैं। डिजीजेज मतलब बीमारियां। पहले टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल, पहले ने उसे बताया कि बहुत सारी फंगस होती है, यीस्ट होती है, मशरूम होती है, वह यूजफुल होती है। बट सम फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स, लेकिन कुछ फफूंद और फंगस प्लांट्स में, पौधों में बीमारियां भी उत्पन्न करती हैं। उसके अलावा प्लांट्स के अलावा वे एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस और मनुष्यों में भी बीमारियां उत्पन्न कर सकती हैं। सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, और कुछ फंगस को हम दवाई के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारी बहुत फेमस एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन।
है ना। कौन सी एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और ये हमारी सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ठीक है, हम वापस ऊपर आ जाते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल के स्पोर होते हैं वे जनरली सामान्य रूप से हवा में मौजूद होते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते। व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm things they germinate and grow। जब वे किसी गीली और गर्म सतह पर गिरते हैं तो वहाँ पर वो उगाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और वहाँ पर वे उगने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या आप यहाँ पर ये पता लगा पा रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को स्पॉइल होने से, बर्बाद होने से, ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ जीव होते हैं जो साथ में रहते हैं। लिव टुगेदर मतलब साथ में रहना, और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स जो होता है, मतलब शेल्टर मतलब तो उनका आवास होता है ना, जिस जगह पे वो रहते हैं, और न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व होते हैं, भोजन होता है। तो वे उस आवास को और वहाँ पर उपलब्ध भोजन को, दोनों को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है, संबंध होता है, उसे हम सिम्बायोसिस या सहजीविता कहते हैं, यानी कि साथ साथ मिलकर रहना, है ना। तो ये हमारी एक और डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पर सिम्बायोसिस की ना। आपको यहाँ से नोट करनी है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और इसका जो एग्जांपल है वह आपको नीचे देखने को मिल रहा है, लाइकेन, है ना। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ फंगस होती है वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो पौधे को न्यूट्रिएंट्स, भोजन उपलब्ध कराते हैं, और बदले में फंगस उनको वाटर और कुछ विशेष न्यूट्रिएंट्स उनको मिट्टी से अवशोषित करके, डेड एंड डिकेइंग प्लांट से उनको अवशोषित करके उपलब्ध कराती है। तो उनको हम माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा, जो प्लांट्स के रूट में पाई जाती है, ऐसी फंगस माइकोराइजा कहलाती है, और इस संबंध को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिज्म लाइक called lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together, है ना। एल्गी के बारे में हमने पहले पढ़ा है ना। ये हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, जिनमें स्थिर जल होता है, वो पानी बहता नहीं है, उसमें हरी हरे रंग की एक परत जम जाती है बॉटम में नीचे, उसे हम एल्गी या काई कहते हैं, शैवाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक पार्टनर होता है एल्गी, जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है जो अपना भोजन खुद बनाती है, और दूसरा पार्टनर होता है फंगस। ये दोनों क्या करते हैं? साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। फंगस उस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कराती है, वाटर प्रोवाइड कराती है, और मिनरल्स प्रोवाइड कराती है। एंड एल्गा इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, है ना। और चूंकि एल्गी में हमारे क्लोरोफिल है, इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस करके उन सामग्री का, वाटर मिनरल्स का क्या इस्तेमाल करके क्या करती है? वो फूड बनाती है, और फंगस को भी वो उसमें से कुछ देती है और शेयर करती है। तो इस तरह से दोनों सिम्बायोसिस के रूप में रहते हैं। लाइकेन के बारे में हम और सीनियर क्लास में आगे बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। और आपको अभी बस इतना याद रखना है कि जो लाइकेन होती है वह दो तरह के जीव, फर्स्ट इज एल्गी एंड अदर इज फंगस। वह दो तरह के जीव, एल्गी और फंगस, दोनों की एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है ना। देन नाउ वी स्टार्ट 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश मतलब पुनर्भरण करना। किस प्रकार से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का पुनर्भरण होता है, क्योंकि मिट्टी में पौधे लगातार उगते रहते हैं और उसकी वजह से उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। तो मिट्टी किस तरह से उन न्यूट्रिएंट्स का पुनर्भरण करती है, वापस कैसे उनकी सप्लाई को मेंटेन करती है। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardens using them in vase or in pots? तो आपने फार्मर को मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योर मतलब हमारा खाद, जिसे हम देसी खाद कहते हैं, और फर्टिलाइजर्स
उर्वरक जो फैक्ट्री में बनते हैं उनको आपने फील्ड्स में फेंकते हुए या फैलाते हुए देखा होगा। और गार्डन्स, इसके अलावा गार्डनर्स जो होते हैं, गार्डनर्स मतलब माली, बगीचे के जो माली होते हैं, वे भी लॉन्स में या पॉट्स में, गमलों में खाद डालते हुए आपने उनको देखा होगा। डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आप जानते हैं वैसे क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने सीखा है कि प्लांट्स मिट्टी से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, उनको वह सोख लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इस वजह से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की मात्रा मिट्टी में कम होने लगती है या कम होती रहती है। डिक्लाइन होना मतलब कम होना। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस etc. और हमारे जो फर्टिलाइजर और मैन्योर होते हैं उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. यह मिट्टी में समय समय पर डालते रहना चाहिए या डाले जाते हैं ताकि मिट्टी की जो उसमें सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की वह बनी रहे। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. तो हम प्लांट को अच्छे, हेल्दी और उनको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं यदि हम मिट्टी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, ज़रूरत को यदि हम समय पर पूरा करते रहेंगे तो हमारे जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? वो हेल्दी होंगे, अच्छे स्वस्थ पौधे उसमें उगेंगे और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। हमारे जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, फसल वाले पौधे जो हम खेती करते हैं कृषि कार्य में, वह ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और जो मिट्टी होती है वह नाइट्रोजन में उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है या नाइट्रोजन उसमें कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये भी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो एक गैस है ना, ये N2 के रूप में हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट रहती है, लेकिन पौधे उसको जैसे CO2 को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उस तरह से वो लीव्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते डायरेक्टली गैस के रूप में, है ना, वो उसको ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, वह उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में, सोल्यूबल का अर्थ होता है घुलनशील अवस्था में, है ना, सोल्यूबल अवस्था में, घुलनशील अवस्था में उनको नाइट्रोजन आवश्यक होता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। वो क्या कर सकता है? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इसको N2 को अवशोषित करके उसे एक यूजेबल फॉर्म में या फिर एक सोल्यूबल फॉर्म में बदल सकता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम वो एक हेट्रोट्रॉफ है, बैक्टीरिया है, तो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। तो वह जैसे चना होता है, मटर होता है, मूंग होता है, बीन्स होता है हमारे सोयाबीन वगैरह, एंड अदर लेग्यूम्स, तो वह उनकी जड़ों में रहता है। वैसे पौधे जो जिनसे हमें दालें प्राप्त होती है, चने की दाल, है ना, मटर की दाल, मूंग की दाल, बीन्स, सोयाबीन वगैरह, तो ये सब कहलाते हैं हमारे लेग्यूम्स या दलहनी पादप। वो इन दलहनी पादप की जड़ों में रहता है। ये चीज़ आपके 8th और 9th क्लास 10th क्लास में भी आने वाली है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करें, सीखें कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है, और वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सोल्यूबल फॉर्म में बदलता है और फिर पौधे उसको ग्रहण करते हैं। एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, तो वे जड़ों में रहते हैं लेग्यूम्स की, है ना, रूट नोड्यूल्स के अंदर, और उन पौधों को वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बदले में, रिटर्न मतलब बदले में, प्लांट्स उनको फूड और शेल्टर देते हैं, उनको भोजन और आवास वह देते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस तरह से वे भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। दिस एसोसिएशन
इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और यह एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन का हम संगठन कह सकते हैं, यह जो संगठन है, संघ है दोनों का, यह किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस यानी बहुत महत्व वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो वे क्या कर सकते हैं, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, है ना, उनको ऐसे फर्टिलाइजर को यूज करने की ज़रूरत नहीं है, या नाइट्रोजन उनको मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर वे लेग्यूमिनस दलहनी पौधों को उगाते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ज़्यादातर जो दालें होती हैं वह लेग्यूमिनस प्लांट से ही प्राप्त होती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो आपने इस चैप्टर में क्या सीखा कि ज़्यादातर प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासाइट और सेप्रोट्रॉपिक, कुछ प्लांट ही होते हैं जो पैरासाइट होते हैं या फिर सेप्रोट्रॉप होते हैं ना। पैरासाइटिक हमने देखा है जो हमारी अमरबेल होती है कसकटा, और सेप्रोट्रॉपिक हमने देखा है फंगस। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। और दूसरे भी जितने भी एनिमल्स हैं, सभी जानवर, जीव जंतु जितने भी हैं, उन सबको हम हेटेरोट्रॉप्स में शामिल करते हैं क्योंकि वह प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। एंड वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े हैं, है ना, जो कीट बख्शी पादप होते हैं लाइक इपेंथिस, पीचर प्लांट्स, क्या वे भी पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं? पार्शियल मतलब क्या, वो आंशिक रूप से हेटेरोट्रॉप है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स है क्योंकि वे फोटोसिंथेटिक भी हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस भी पाया जाता है। साथ में वो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं और इंसेक्ट्स को सिर्फ अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं। बाकी उनकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस भी होता है सनलाइट की सहायता से, तो वे क्या हैं, पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स हैं। ओके, देन आवर स्टार्ट एंड्स नाउ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।